नमस्कार, मेरा नाम प्रीतम विनाश हुआ। मैं दुमका झारखंड से हूँ। आज हम एनसीईआरटी क्लास 9th के अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे। इसको समझने का प्रयास करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति क्या है, कैसे हुई और यूरोप में इसका क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति को समझने से पहले हम थोड़ा सा राष्ट्रवाद के बारे में चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद जो एक विचारधारा है उसके बारे में थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास कर लेते हैं। इसके संबंध में क्या क्या मुख्य बातें हैं। राष्ट्रवाद मीन्स कि एक राज्य जो जिसको हम लोग देश बोलते हैं, एक देश उस देश के प्रति जो एक साझा समझ होती है, उस देश को विकसित करने के लिए, विकास के राह पे ले जाने के लिए, उन्नति के मार्ग पे ले जाने के लिए जो साझा विचारधारा होती है, उस विचारधारा को ही हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं कि हम इस तरीके से अपने देश को उन्नति के मार्ग पे लेके जाएंगे, बनाएंगे और विकसित बनाएंगे। उसमें उस देश के उस विचारधारा में शिक्षा, स्वास्थ्य, शासन, आपका विकास, आपका उद्योग, हर चीज़ आ जाता है कि उस विचारधारा के माध्यम से हम इन अपने जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है अपने देश के उसको डेवलप करेंगे। तो फ्रांसीसी क्रांति यूरोप में ही नहीं वरन पूरी दुनिया के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, एक बहुत ही विशेष घटना रही है। एक नए राष्ट्रों का निर्माण के लिए ये एक बुनियाद के रूप में, बुनियादी ढांचा के रूप में ये कार्य करती है। ये शुरुआत यहीं से होता है। आधुनिक जो नए राज्यों का जो निर्माण हुआ है उसकी शुरुआत फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत ही होती है। तो राष्ट्रवाद में अपने देश के प्रति लोग जिम्मेदार होते हैं, अपने देश के प्रति अपना सच्चा प्रेम दिखाते हैं और कुछ उस जनभावना को मजबूत करने के लिए, उस तंत्र को मजबूत करने के लिए वो अपने देश के प्रतीक, अपने देश के चिन्ह, अपने देश के जो राष्ट्रगान होंगे उन माध्यमों से अपने देश के प्रति वो वफादारी प्रकट करते हैं और कहीं ना कहीं अपने देश को उन्नति के मार्ग पर लेके जाते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी 1774 से 1774, लुई 16 राजा हुआ करता था। ये उनके टाइम पे स्टार्ट हुआ था। बेसिकली हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई। फ्रांसीसी क्रांति में तत्कालीन समय में 1774 के आसपास जो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब फ्रांस पे बुर्बो वंश का शासन चलता था, जिसको बर्बन फैमिली कहा जाता है, वो मोनार्किज्म को फॉलो करते थे। वो राजशाही शासन तंत्र थे। उनका यह मानना था कि हमारे देश के जितने भी प्रजा हैं, जितने भी नागरिक हैं, उन सारे नागरिकों, सारे प्रजा के लिए, सारे राज्यों के लिए वो अपना योगदान देते थे। शासन के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में, हर तरह से बुनियादी चीज़ का उपलब्ध कराना राजा का जिम्मेदारी हुआ करता था। और जनता का भी एक जिम्मेदारी था कि वो राजा के प्रति वफादार रहते थे। तो लुई 16 के टाइम पे स्टार्ट हुआ। तत्कालीन समय में फ्रांस ये प्रयास कर रहा था कि वो ब्रिटेन से मुक्ति पा सके, क्योंकि तभी साम्राज्यवादी शक्तियां हावी थी। वो अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था कि उसे ब्रिटेन से मुक्ति मिल जाए। तो इस कारण से जो फ्रांस के शासन तंत्र में जो उनकी इकॉनमी थी, जो उनका आर्थिक स्थिति था फ्रांस का, तो उस आर्थिक स्थिति में एक सबसे बड़ी मूल दिक्कत ये हो रहा था कि युद्ध में सबसे ज़्यादा धन खर्च हो रहे थे। और जब युद्ध में धन खर्च हो रहे थे तो उस समय में क्या हुआ कि जब राजकोष आपका खाली हो जाता है, राज्य का जब राजकोष खाली होता है तो वहाँ की शासन व्यवस्था चलाने में बहुत मुश्किल होती है किसी भी शासन तंत्र को, किसी भी राजशाही तंत्र को या किसी भी राजा को। तो आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो रही थी। इतनी बुरी स्थिति हो गई थी कि जो लुई 16 जो कि फ्रांस का राजशाही महल था, उसके खर्चों में भी कटौती करना पड़ गया था। उसके महल को भी जो मेंटेन किया जाता था, महल में बहुत सारे कार्य होते थे, उसमें बहुत सारे पैसे खर्च होते थे, उसको मेंटेन करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना हो रहा था। इस कारण से फ्रांस में अव्यवस्था का स्थिति उत्पन्न हो गया। तत्पश्चात धीरे धीरे राजशाही तंत्र
का जब समाप्ति तो कह लीजिए कि नहीं हुआ, क्योंकि फ्रांस में एक तरह का सीरीज चल गया था। कभी मोनार्की आता था, कभी रिपब्लिकन्स आता था, एक तरह की लगातार सीरीज चल रहे थे। रिपब्लिकन्स में जैकोबियंस आने लगे, उसके बाद फिर उनका एक सीरीज चल गया कि हाँ ये फिर नेपोलियन बोनापार्ट का एंट्री होता है। तो इस प्रकार से फ्रांस में लगातार जो है सत्ता में परिवर्तन होते रहा है। ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पर। राजशाही तंत्र में जब वो महलों में और उनका आर्थिक स्थिति डवाडोल हो गया बर्बन वंश का, तो उस तत्पश्चात क्या होता है कि वहाँ की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है फ्रांस की, और उसके बाद धीरे धीरे रिपब्लिकन्स का एंट्री होता है और फिर जैकोबियन का शासन आता है। जैकोबियन का जब शासन आता है तो एक उसके शासक हैं रॉबर्ट स्पियर जब आते हैं तो वो स्वतंत्रता और समानता की विचारधारा को लेकर वो फ्रांस में आता है। रोबेस्पियर नाम है उनका, ठीक है, जो शासक थे जैकोबियंस में। ठीक, ये इन्होंने स्वतंत्रता और समानता का विचारधारा को लाया। लेकिन ये बहुत ही रोबेस्पियर तत्कालीन समय में बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी बनाना स्टार्ट कर दी। इन्होंने कई तरह के जो है टैक्सेस को जो है बंद किया, कई तरह के टैक्स को चालू किया। इन्होंने चर्च को टैक्स देना बंद किया। इन्होंने चर्च भी बंद करने का आदेश जारी किया था कि नहीं, इसको बंद कर दिया जाए। तो इस तरह से एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी बना के ये अपने ही देश के लोगों का ये आलोचना का शिकार हुए और बाद में इनको भी मार दिया गया। जैकोबियंस में सबसे अच्छी बात थी कि वो तत्कालीन जो वहाँ की जनता थी उनका बेसिक बात को उन्होंने सुनने का प्रयास, क्योंकि वो जो जैकोबियंस थे वो उसी थर्ड स्टेट का पार्ट थे जो कि निचले स्तर या कह लीजिए किसान, विद्यार्थी, डॉक्टर्स, उन सभी वर्गों का जैकोबियंस को जो है वो उसको लीड किया करते थे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जुलाई क्रांति होती है। जुलाई क्रांति होने के उपरांत जुलाई क्रांति होती है उसके समय में चार्ल्स स्टेन के टाइम पे। तो जब रोबेस्पियर के बाद चार्ल्स स्टेन आते हैं और फिर जुलाई क्रांति होती है। ये दो महत्वपूर्ण घटना फ्रांस में होती है। इसके पश्चात फिर से चार्ल्स स्टेन के बाद फिर से रिपब्लिकन्स इस्टेब्लिश करते हैं फ्रांस में। रिपब्लिकन्स इस बार इस्टेब्लिश करते हैं कब? 1804 में, जब नेपोलियन बोनापार्ट का आगमन होता है। नेपोलियन बोनापार्ट बहुत ही विश्वसनीय या कह लीजिए बहुत ही महान शासक में भी गिना जाता था। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का जो ये था विचारधारा था उसको वो लेके आए थे। उसके बाद फिर जब नेपोलियन बोनापार्ट का था कि वो दशमलव पद्धति को फैलाना चाहते थे। उन्होंने टैक्स को कम किया, वो कृषि के नई तकनीक को विकसित करने का प्रयास किए। उन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट ने एक जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है उस पर भी जो है अपनी पकड़ को बनाना स्टार्ट किया। उससे जुड़ा हुआ कई तरह के टैक्स को, कई तरह के लॉ को उन्होंने बनाया। तो टैक्स के रूप में उन्होंने बहुत सारे प्राइवेट प्रॉपर्टी का टैक्स को बनाया और उसको लागू किया। लेकिन बाद में नेपोलियन बोनापार्ट एक इनवेलिडिंग फोर्स के रूप में देखे गए। वो एक तानाशाह के रूप में देखे गए। उन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ के समाज को नुकसान पहुँचाया और जनता का जो अधिकार था उसका हनन भी किया, और वो अपने हिसाब से देश को चलाना चाह रहे थे। तत्पश्चात 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू के युद्ध में हार गए। वाटरलू के युद्ध में हार गए। इसके पश्चात
चार्ल्स टेन का फिर से आगमन होता है सत्ता में, स्टेन का फिर से आगमन होता है सत्ता में। बाद में ये फिर हार जाते हैं, तो नेपोलियन बोनापार्ट के शासन का जो तरीका था उसके कारण जनता परेशान होती है और फिर जो है उनको भी हटा दिया जाता है शासन सत्ता से। वो 1815 में वाटरलू के युद्ध में हार जाते हैं। इसके पश्चात जो फ्रांस में एक महत्वपूर्ण चीज़ हो रही थी वो था क्या, स्लेव ट्रेड का कॉन्सेप्ट तत्कालीन समय में बहुत प्रचलन में था। हालांकि 1848 में ये पूर्णतः समाप्त हो गया स्लेव ट्रेड। ये क्या था, गुलाम व्यापार, इसको हम लोग कहते हैं गुलाम का व्यापार। ये एक विशेष प्रकार का व्यापार था जो कि तत्कालीन समय में यूरोप में बहुत प्रचलित था। इसमें होता क्या था, एक इसको हालांकि बोला जाता है त्रिभुज का भी व्यापार। बताते हैं कैसे, कि ये एक त्रिभुज है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है और ये अमेरिका है। तो यूरोप जो है ये यूरोप है, ये अफ्रीका। इसमें क्या होता था कि यूरोप के लोग अफ्रीका से क्या होता था कि गुलाम को जहाज में भरकर अफ्रीका में जाकर वहाँ पे वह गुलाम को एकत्रित